गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो, अपना बीए पार्ट सेकंड में टॉपिक चल रहा था जनसंख्या से संबंधित, जिसमें अपन जो जन समूह है, विश्व के जन समूह है, उनकी चर्चा अपन पिछले टॉपिक में कर चुके हैं, जिसमें एशिया जन समूह है, अफ्रीका जन समूह है, अमेरिका जन समूह है और यूरोपीय जन समूह। इन जन समूह के बारे में पिछले टॉपिक में अपना जो लगभग क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था कि इन जो जन समूह के अंदर पूरे विश्व को 4 जन समूह के अंदर बांटा गया है, जहाँ पे आपकी जनसंख्या है उसका जो घनत्व है, जनसंख्या का जो घनत्व है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। एशियाई जन समूह की अगर बात करते हैं तो एशियाई जन समूह के अंदर आपकी जो लगभग नदियां हैं, नदी घाटियां हैं, नदियों का जो बहाव है, तटीय क्षेत्र है, समुद्रीय भाग है, वो क्या है, अधिक देखने को मिलता है। तो जहाँ पे नदियाँ प्रवाहित अधिक होंगी तो वहाँ पे साधारण सी बात है, जब नदियाँ बहकर आएंगी तो उन क्षेत्रों के अंदर आपकी क्या है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा है, जलोढ़ मृदा है, वो पाई जाती है, जिस कारण उन क्षेत्रों में क्या है, कृषि कार्य है वो किया जाता है। दूसरा आता है आपका, तो उस क्षेत्र को, उस एशियाई जन समूह को कृषि प्रधान देशों के अंदर सम्मिलित किया गया, जापान को छोड़कर। दूसरा आता है आपका यूरोपीय जन समूह। यूरोपीय जन समूह की अगर बात करते हैं तो 1950 से पहले क्या है, यूरोप में भी कृषि कार्य किया जाता था, लेकिन औद्योगिक क्रांति जब शुरू हुई तब से लेकर आज तक अगर देखा जाए तो वहाँ पे क्या है, औद्योगिकरण अधिक होने के कारण, औद्योगिक विकास अधिक होने के कारण वो जो क्षेत्र हैं, वो जो जनसंख्या जन समूह है जो बोले जाते हैं, यानी कि यूरोपीय क्षेत्र की अगर बात करें तो यूरोपीय क्षेत्रों में लोग हैं वो उद्योगों की ओर ज़्यादा आकर्षित हुए हैं, इसलिए वहाँ पे औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक विकास अधिक होने के कारण औद्योगिक सभ्यता का विकास हुआ है। तीसरा आपका आता है अमेरिकी जन समूह। अमेरिकी जन समूह की अगर बात करते हैं तो अमेरिकी जन समूह के अंदर आपका ये तीसरा नवीनतम जन समूह माना जाता है, जिसमें क्या है, बड़े विस्तार के अंदर जनसंख्या है वो पाई जाती है, जिसमें अमेरिका का महान झील जो क्षेत्र है वो उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र और उत्तरी अमेरिका का कनाडा का क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, यहाँ पे जनसंख्या का बसाव है अधिक देखने को मिलता है। और यहाँ की सबसे खास बात है कि यहाँ पे कृषि पेटियां हैं वो देखने को मिलती हैं अमेरिकी जन समूह के अंदर, और यहाँ पे जो कृषि कार्य किया जाता है वो अनेक देशों से, जो कृषि कार्य करने के बाद में जो उत्पादन होता है वो अनेक देशों को निर्यात किया जाता है, जिसमें आपका है भारत है, भारत के साथ में आपका जापान है, दक्षिणी अमेरिका है। इन क्षेत्रों को क्या है, निर्यात के रूप में उत्पादित माल को है निर्यात किया जाता है। और इन क्षेत्रों के अंदर जो कृषि के फार्म होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो कृषि कार्य किया जाता है इसमें क्या है, मानव श्रम तो क्या होती है, कम होती है, और उत्पादन है वो ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि मशीनों का अधिक प्रयोग किया जाता है, मानव श्रम इसमें कम प्रयोग में ली जाती है। ये जो आपका नवीन जो जन समूह है जो बोला जाता है, यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो नवीन तकनीकों का, मशीनों का, उन्नत बीजों का और नए नए सिंचाई के साधनों का प्रयोग किया जाता है। बहुत ज़्यादा तकनीकी विकास है अमेरिकी जन समूह के अंदर देखने को मिलता है। लास्ट बचता है आपका अफ्रीकन जन समूह। अफ्रीकन जन समूह की अगर बात करते हैं तो अफ्रीकी जन समूह के अंदर बाकी जो 3 जन समूह है उसमें आपकी कम जनसंख्या है तो देखने को मिलती है, जिसमें आपका नाइजीरिया है, घाना है, नेटाल है और कैम्प प्रांत है, और इन क्षेत्रों के अंदर क्या है, आपकी जनसंख्या है वो देखने को मिलती है, जिसमें आपका जो कौन सा क्षेत्र पाया जाता है, लगभग आपका
चिली घाना वाला क्षेत्र है, नाइजीरिया का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के अंदर जनसंख्या है अधिक देखने को मिलती है। अफ्रीका की अगर बात करें तो अफ्रीका का सहारा मरुस्थल इस क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल रखने वाला है, तो यहाँ पे जनसंख्या है वो कम देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, लेकिन मरुस्थलीय क्षेत्र होने के साथ साथ भी यहाँ पे जनसंख्या का विस्तार है वो देखने को मिलता है, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर आपकी जो नील नदी प्रवाहित होती है मिस्र में, तो मिस्र के अंदर जनसंख्या का जो बसाव है वो अधिक देखने को मिलता है। तो इस तरीके से आपके 3-4 जो जन समूह थे उनकी चर्चा अपन ने कर ली थी। आज अपना टॉपिक है जनसंख्या संसाधन संबंध। जनसंख्या संसाधन संबंध, पॉपुलेशन रिसोर्स रिलेशनशिप। ठीक है, यानी कि देखो, एक तो क्या है आपका जनसंख्या, दूसरा आपका है संसाधन, दोनों के मध्य क्या संबंध है वो पाया जाता है। देखो, सबसे पहले अगर बात करते हैं जनसंख्या एवं संसाधन की, तो किसी भी क्षेत्र के अंदर जनसंख्या का जो दबाव है वो किस रूप में देखने को मिलता है। यानी कि क्या होता है, जिन क्षेत्रों के अंदर आपका जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या वृद्धि है लगातार बढ़ती रहती है, और उस क्षेत्र में संसाधनों की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है, तो दोनों के बीच में क्या होने लग जाता है, दोनों के बीच असंतुलन की स्थिति है वो आ जाती है। कैसे? किसी क्षेत्र में, एक क्षेत्र विशेष की बात करते हैं, देखो जैसे मान लो कोई भी एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर आपकी जनसंख्या और संसाधन, देखो संसाधन की अगर बात करते हैं तो संसाधन क्या होते हैं, वे पदार्थ जो मानव की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करते हैं वो क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। तो मानव की आवश्यकता की जो जब वो पूर्ति करते हैं तभी वो क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। जब तक मानव की आवश्यकता, मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति उन पदार्थों से नहीं होती है, तब तक वो क्या नहीं बनते हैं, आपके संसाधन नहीं बनते हैं। तो जनसंख्या और संसाधन दोनों के अंदर क्या पाया जाता है, संबंध पाया जाता है कि संसाधन होते हैं वो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, इसलिए दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, संबंध पाया जाता है। और उसकी चर्चा इस रूप में की जाती है कि किसी भी क्षेत्र के अंदर क्या होता है कि जनसंख्या, जैसे कोई भी एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र के अंदर क्या हो जाती है, जनसंख्या का जो दबाव है, जनसंख्या है वो तो क्या होती है, अधिक होती है, और उस क्षेत्र के अंदर जनसंख्या के साथ क्या होते हैं, संसाधन है वो कम पड़ जाते हैं, तो वहां पे क्या हो जाता है, जनाधिक्य की स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है। तो उसे क्या कहा जाता है, जनाधिक्य कहा जाता है। जहाँ पे क्या होता है, जनसंख्या का दबाव, जनसंख्या अधिक पाई जाती है और प्राकृतिक जो संसाधन है वो कम होते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या हो जाता है, आपका जनाधिक्य की समस्या है वो उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरीके से जनसंख्या और दोनों के अंदर, संसाधन के अंदर क्या पाया जाता है, संबंध पाया जाता है। देखो, जनसंख्या एवं संसाधनों में क्या है, जनसंख्या और संसाधन दोनों क्या है, परंपरागत रूप से एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, या दोनों के बीच में संबंध पाया जाता है। और उस रूप में क्या है, देखा जाए कि स्वयं मानव भी एक संसाधन के रूप में माना जाता है। इस पृथ्वी पर संसाधन के क्या है, सृजनकर्ता के रूप में और उपयोगकर्ता के रूप में क्या है, आपके मानव को ही माना जाता है। यानी कि संसाधन जो है, संसाधनों का निर्माण और प्रयोग करता दोनों ही कौन है, मानव है। कैसे? देखो,
कोई भी संसाधन अगर पृथ्वी के ऊपर पाया जाता है तो उसका निर्माण कौन करता है, उसको बनाता कौन है, मानव बनाता है। ठीक है, मानव के द्वारा क्या है, उसका निर्माण किया जाता है और मानव के द्वारा ही क्या है, उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि कोई भी संसाधन है उसको बनाने वाला भी कौन है, मानव है, और उसका प्रयोग करने वाला भी कौन है, आपका मानव है। तो दोनों के मध्य क्या है, संबंध पाया जाता है। किस रूप में, क्योंकि जब तक संसाधन नहीं होंगे तब तक मानव का विकास है वो भी नहीं हो पाएगा। और जब मानव पृथ्वी के ऊपर क्या है, आपके संसाधन अगर मिलेंगे तो मानव उनका निर्माण करेगा और निर्माण करने के बाद में उसका प्रयोग करेगा। तो इस तरीके से जनसंख्या और संसाधन दोनों के मध्य क्या पाया जाता है, संबंध पाया जाता है। एक राइटर है पीटर हैगेट। पीटर, देखो पीटर हैगेट के अनुसार, पीटर हैगेट ने कहा है, कोई भी प्राकृतिक पदार्थ या शक्ति तब तक संसाधन नहीं बनता जब तक कि वह मानव की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करे। कोई भी पदार्थ या शक्ति तब तक संसाधन नहीं बनता जब तक कोई भी पदार्थ या शक्ति तब तक संसाधन नहीं बनता जब तक संसाधन नहीं बनता जब तक कि वह मानव की जब तक वह मानव की आवश्यकता की पूर्ति ना करे या ना कर करे, वो क्या कहलाते हैं, आपके संसाधन नहीं कहला सकते। कोई भी पदार्थ या शक्ति तब तक संसाधन नहीं बनता जब तक वह मानव की आवश्यकता की पूर्ति मानव की आवश्यकता की पूर्ति ना करे, तब तक वह क्या नहीं बन सकता, संसाधन नहीं बन सकता। किसने कहा ये, पीटर हैगेट ने। यानी कि कोई भी संसाधन का नाम तब ही दिया जा सकता है किसी पदार्थ को जब तक वह मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर सके। जब वह मानव की आवश्यकता की पूर्ति, जैसे मान लो संसाधन के रूप में अगर माना जाए तो वायु, जल, मृदा, ये सारे क्या है, मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक पदार्थ के रूप में, मानव के संसाधन के रूप में काम आते हैं। वायु को मानव जब तक श्वसन क्रिया के द्वारा क्या है, ग्रहण करता है। जल के बिना मानव जीवित नहीं रह सकता। तो ये मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं ना। तो ये क्या है, आपके वे पदार्थ हैं जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, आपके संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, संसाधन का नाम दिया जाता है। और आगे अगर संसाधन और आपकी जनसंख्या की बात करते हैं तो जेलेंस्की के अनुसार
जेलेस्की के अनुसार इन्होंने क्या कहा है कि मानव का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। देखो, जेलिस्की के अनुसार मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है। क्यों कहा है? देखो, शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया कि संसाधन का निर्माण व प्रयोगकर्ता कौन है? मनुष्य है, मानव ही तो है। तो उन्होंने क्या कहा है? जेलेस्की ने कहा है मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन माना जाता है। यानी कि जो भी संसाधन है उनका निर्माण करता कौन है? मनुष्य है। वो निर्माण किसके द्वारा करता है? ज्ञान के द्वारा। कि मनुष्य का जो मस्तिष्क है, मनुष्य का जो ज्ञान है, वो ही क्या है? सबसे बड़ा संसाधन माना जाता है। क्योंकि उसकी खोज, उसके दिमाग के द्वारा ही क्या है? अनेक प्रकार के संसाधनों का निर्माण किया जाता है, जिसके कारण मनुष्य को क्या कहा गया है? मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन के रूप में माना जाता है। तो इस तरीके से मानव के लिए क्या कहा गया? आपका जेलेस्की ने कहा मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है, वो माना जाता है। आगे, संसाधन और जनसंख्या और संसाधन के मध्य संतुलन की स्थिति उस समय उत्पादित होती है जब प्रकृति में विद्यमान संसाधनों की तुलना में जनसंख्या अनुकूलतम हो। संसाधनों की तुलना में जनसंख्या अधिक होने पर उसे जनाधिक्य कहा जाता है। देखो, संसाधन और आपकी जनसंख्या के अंदर अगर आपका दोनों में क्या है? तुलना में जनसंख्या क्या है? अनुकूलतम होती है, तब तो क्या है? किसी क्षेत्र का विकास है वो आपका चलता रहता है। लेकिन संसाधनों की तुलना में जनसंख्या क्या होती है? अधिक हो जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है? जनाधिक्य कहा जाता है। यानी किसी क्षेत्र में जनसंख्या संसाधनों की तुलना में अधिक हो जाती है तो वह जनाधिक्य कहलाती देखो, जनाधिक्य है वो किसे कहा जाता है? किसी क्षेत्र के अंदर क्या होते हैं? संसाधन है वो सीमित मात्रा के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन संसाधन तो क्या होते हैं? आपके सीमित मात्रा में होते हैं। किसी क्षेत्र में आपके संसाधन है वो तो क्या पाए जाते हैं? सीमित मात्रा के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन जनसंख्या है वो धीरे धीरे क्या होती रहती है? बढ़ती रहती है। तो दोनों के बीच में क्या होता है? संतुलन नहीं पाया जाता है। किसी क्षेत्र में एक समय तो ऐसा होता है कि जनसंख्या और संसाधन आपके क्या होते हैं? दोनों ही क्या है? समान पाए जाते हैं, तो उसे तो क्या कहा जाता है? अनुकूलतम जनसंख्या है कहा जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है? आपकी जनसंख्या है
संसाधनों की तुलना में अधिक हो जाती है, संसाधन तो कम पड़ जाते हैं और जनसंख्या है वो अधिक हो जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, जनाधिक्य की स्थिति है वो कहा जाता है। कि आपकी संसाधनों की तुलना में जनसंख्या अधिक हो जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, जनाधिक्य कहा जाता है। किसी क्षेत्र में जनसंख्या संसाधनों की तुलना में अधिक हो जाती है वह जनाधिक्य कहलाती है। उसके आगे अगर बात करते हैं, तथा कम होने पर जनाभाव कहलाता है। यानी कि दूसरी स्थिति क्या है आपकी, किसी क्षेत्र में जब जनसंख्या कम व संसाधन अधिक हो तब वह स्थिति जब ऐसी स्थिति में जनाभाव, ऐसी स्थिति क्या है, जनाभाव कहलाती है। दो स्थितियां हो गई, एक तो क्या है आपकी जनाधिक्य की, जब जनसंख्या तो क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है और संसाधन क्या होते हैं आपके, कम रहते हैं, तो वहां पे कौन सी स्थिति बन जाती है, जनाधिक्य की स्थिति है वो बन जाती है। लेकिन किसी क्षेत्र में जनसंख्या कम और संसाधन अधिक हो तो वहां वह स्थिति क्या है, जनाभाव कहलाती है। यानी कि जनसंख्या तो क्या है आपकी कम रह जाती है और संसाधन क्या हो जाते हैं, अधिक होते हैं, तो वो आपकी जनाभाव कहलाती है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इसी के साथ साथ आगे अगर बढ़ते हैं तो आपकी क्या है, लेकिन जनसंख्या एवं संसाधनों के मध्य संतुलन की दशा है वो बहुत कम देखने को मिलती है। यानी कि ऐसी स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है जहां पे जनसंख्या और संसाधन दोनों क्या पाए जाते हैं, संतुलन की स्थिति में पाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति है वो बहुत कम देखने को मिलती है। इस प्रकार किसी क्षेत्र में निवास करने वाले जनसंख्या तथा उस क्षेत्र में संसाधनों में उपयुक्त समायोजन नहीं पाया जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है, जहां पे आपकी जनसंख्या और संसाधन दोनों के अंदर क्या है, संतुलन नहीं पाया जाता है, तो ऐसी जो दशाएं हैं वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं, जिस कारण अनेक प्रकार की विसंगतियां हैं देखने को मिलती हैं। विसंगतियां उत्पन्न हो जाती हैं या देखने को मिलती हैं। इन विसंगतियों की दशा को ही जनसंख्या दबाव कहा जाता है। यानी कि अगर जनसंख्या दबाव की अगर बात करते हैं तो जनसंख्या दबाव में क्या है, किसी क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या उस क्षेत्र के संसाधनों में उपयुक्त समायोजन नहीं पाया जाता, जिसके कारण अनेक प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हो जाती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, जनसंख्या दबाव कहा जाता है। अनेक प्रकार के राइटर हैं जिन्होंने क्या है परिभाषा दी है जनसंख्या दबाव की। जैसे आपका पहला है टाइबर, पहला राइटर है जिसने जनसंख्या दबाव की परिभाषा दी है, वो है आपका पहला टाइबर के अनुसार देखो टाइबर के अनुसार अगर बात करते हैं तो जनसंख्या के अधिक दबाव के कारण जनसंख्या और संसाधन के बिगड़ने को जनसंख्या दबाव कहते हैं। जनसंख्या के अधिक दबाव के कारण जनसंख्या के अधिक दबाव के कारण जनसंख्या के अधिक दबाव के कारण जनसंख्या और संसाधनों के बिगड़ने को जनसंख्या
और संसाधनों के बिगड़ने को जनसंख्या दबाव कहा जाता है। देखो, टायूबर ने कहा है जनसंख्या के अधिक दबाव के कारण जनसंख्या और संसाधन के बिगड़ने को जनसंख्या दबाव कहा जाता है। देखो, जनसंख्या दबाव मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जिन क्षेत्रों के अंदर क्या हो जाता है, जैसे मान लो एक चित्र बना के बताती हूँ आपको। जैसे कोई भी आपका एक क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र में आपके इतने बड़े क्षेत्र के अंदर तो क्या है, जनसंख्या पाई जाती है, और ये वाला भाग है आपका जहां से संसाधन प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो दोनों के बीच में अंतर आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, जैसे ये आपकी क्या है, जनसंख्या, और ये है आपका संसाधन। यानी कि संसाधन तो किसी क्षेत्र में क्या है, कम पाए जाते हैं, और जनसंख्या है उसका क्या है, विस्फोट, यानी कि जनसंख्या है वो आवश्यकता से अधिक हो जाती है किसी क्षेत्र में, तो वहां पे क्या होने लग जाती है, कौन सी स्थिति बन जाती है, जनसंख्या दबाव की स्थिति। अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे पैदा होने लग जाती हैं। संसाधन तो आपके क्या, मैंने आपको शुरुआत में बताया, संसाधन आपके क्या है, सीमित होते हैं, लेकिन जो जनसंख्या होती है वो शुरू में तो आपकी क्या होती है, कम ही पाई जाती है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, समय के अनुसार बढ़ने लग जाती है। मृत्यु दर तो क्या होती है आपकी, कम होती है, और आपकी जो जन्म दर है वो क्या है, अधिक बढ़ती रहती है, जिसके कारण जनसंख्या है उसका तो क्या होने लग जाता है, धीरे धीरे विस्फोट की स्थिति बन जाती है, और आपका जो संसाधन है वो क्या हो रह जाते हैं, आपके सीमित रह जाते हैं, जिसके कारण टायूबर ने कहा है कि जनसंख्या के अधिक दबाव के कारण आपका जनसंख्या और संसाधनों के बिगड़ने को क्या कहा है, दोनों के बीच में क्या है, संतुलन नहीं रह पाता है। कैसे रहेगा संतुलन, आपकी जनसंख्या तो ज्यादा हो रही है और संसाधन है वो जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण जनसंख्या और दोनों के बीच में तालमेल है वो क्या है, आपका बिगड़ जाता है, और उसी दशा को क्या कहा है इन्होंने, जनसंख्या दबाव की संज्ञा दी है। उसी के साथ साथ अगर दूसरे राइटर की बात करते हैं तो दूसरा राइटर है आपका क्लार्क, के अनुसार इन्होंने देखो क्या कहा है, जनसंख्या दबाव उस समय उत्पन्न होता है जब मानव की संख्या और उसकी आवश्यकता तथा क्षेत्र विशेष के भौतिक व मानवीय संसाधनों के मध्य का संतुलन बिगड़ जाता है। देखो, इन्होंने भी क्या है वही चीज कही है, लेकिन उनकी लैंग्वेज है थोड़ी चेंज हो गई है, लेकिन दोनों का अर्थ वही निकलता है जो इन्होंने कहा है। जनसंख्या दबाव उस समय उत्पन्न होता है, जनसंख्या दबाव उस समय उत्पन्न होता है, जब मानव की संख्या और उसकी आवश्यकता, जब मानव की संख्या व उसकी आवश्यकता, तथा क्षेत्र विशेष के भौतिक और मानवीय संसाधनों के मध्य क्षेत्र विशेष के भौतिक
व मानवीय भौतिक व मानवीय संसाधनों के मध्य का संतुलन संसाधनों के मध्य का संतुलन बिगड़ जाता है। संतुलन बिगड़ जाता है, उसे ही क्या कहा गया है, इन्होंने बिगड़ जाता है उसे ही क्या है, जनसंख्या दबाव की संख्या दी है। जनसंख्या दबाव उस समय उत्पन्न होता है जब मानव की संख्या व उसकी आवश्यकता तथा क्षेत्र विशेष के भौतिक और मानवीय संसाधनों के मध्य संतुलन बिगड़ जाता है। यानी कि मानव की भौतिक और मानवीय दोनों ही क्या है, संसाधनों के अंदर क्या है, संतुलन है वो बिगड़ जाता है। जब उस स्थिति के अंदर क्या होने लग जाता है, आपकी जनसंख्या दबाव की स्थिति है वो बन जाती है, और उसे ही क्लार्क महोदय ने क्या कहा है, जनसंख्या दबाव की स्थिति है उन्होंने माना है। उसी के साथ साथ क्या है, अनेक प्रकार के कारक को जो कारक हैं वो सामने आते हैं, जिनके लिए क्या है, निम्नलिखित कारकों को सहायता से ज्ञात करने पे अपन को पता चलता है कि कौन कौन से जो संसाधन हैं उनको काम में लिया जाना चाहिए। तो बात कर लेते हैं अनेक प्रकार के कारकों की। निम्न कारक, पहला कारक है आपका संसाधनों की उपलब्धता तथा उनका गुणात्मक स्वरूप। संसाधनों की उपलब्धता तथा उनका गुणात्मक स्वरूप। दूसरा है आपका जनसंख्या की आकांक्षाएं, उनकी सीमा एवं स्वरूप। जनसंख्या की आकांक्षाएं एवं उनका, जनसंख्या की आकांक्षाएं एवं उनकी सीमा तथा स्वरूप। उनकी सीमा तथा स्वरूप। देखो, दो ऐसे कारक हैं जो संसाधन और जनसंख्या दोनों के लिए क्या है, आपके सहायता के रूप में ज्ञात किए जाते हैं। पहला है आपका संसाधन की उपलब्धता तथा उनका गुणात्मक स्वरूप। यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां पे संसाधन है वो क्या है, आपके उपलब्ध हो सके, और ऐसे साधन जिनका क्या है, गुणात्मक स्वरूप, यानी कि मानव के लिए क्या है, वो अधिक लाभदायक हो सके। ऐसे संसाधनों को क्या है, उपलब्ध कराएं। किसके लिए? जनसंख्या, मानव के लिए। तो वो कारक, ऐसे कारकों का, ऐसे संसाधनों को क्या है, खोजा जाए जो मानव के लिए क्या है, गुणात्मक अच्छे साबित हो सके। दूसरा है जनसंख्या की आकांक्षाएं एवं उनकी सीमा तथा स्वरूप। ऐसी जो जनसंख्या की जो आकांक्षाएं हैं, जो मनुष्य है वो क्या है, मतलब अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या है, अनेक प्रकार की आकांक्षाएं रखता है संसाधनों के प्रति। तो वो क्या है, उनका जो स्वरूप है वो उनको प्राप्त कर सके। तो संसाधन और आपकी जनसंख्या दोनों के बीच में क्या है, तालमेल रह सकता है। तो इस तरीके से क्या है, आपके जनसंख्या और संसाधन दोनों के बीच में संतुलन होना बहुत जरूरी है। दोनों के बीच के अंदर संबंध होना जरूरी है। अगर इन दोनों के बीच में संतुलन नहीं पाया जाएगा तो जनसंख्या दबाव की स्थिति है वो बन जाती है, जिसके कारण आपका जो क्षेत्र है वो क्या हो जाता है, या तो क्या हो जाता है, जिन क्षेत्रों के अंदर आवश्यकता से अधिक क्या होने लग जाती है, जनसंख्या है,
वो रहती है तो वहाँ पे क्या है, अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान करना पड़ता है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। और जहाँ भी क्या है आपकी जनसंख्या है वो क्या है संसाधनों से क्या है कम पाई जाती है, तो वहाँ पे क्या है वो संसाधन कोई काम के नहीं होते हैं, क्योंकि जनसंख्या तो नाम मात्र की होती है और संसाधन आपके बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर अगर संसाधन है वो पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं तो उनका जो प्रयोग करने वालों के लिए क्या है इस तरीके से संसाधनों का उपयोग किया जाए जिनसे क्या है दूसरे क्षेत्रों में उनको पहुंचाया जा सके, जिसके कारण क्या है जनसंख्या की जो जनसंख्या दबाव किसी क्षेत्र विशेष में बना रहता है वो क्या है दूर हो सके। तो इस तरीके से आपके जनसंख्या और संसाधन दोनों के मध्य क्या है संतुलन होना बहुत जरूरी है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। आगे बात करेंगे अनुकूलतम जनसंख्या या आदर्श जनसंख्या। देखो आगे अपना टॉपिक है अनुकूलतम जनसंख्या या आदर्श जनसंख्या। देखो अनुकूलतम या आदर्श जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो अनुकूलतम जनसंख्या किसी क्षेत्र विशेष में स्थित उस जनसंख्या कुल जनसंख्या को कहते हैं जो उस क्षेत्र विशेष में उपलब्ध कुल आर्थिक एवं सामाजिक संसाधनों की उचित प्रयोग के अनुकूल हो, या कि किसी क्षेत्र विशेष में स्थित कुल जनसंख्या का आधुनिक और औद्योगिकी की सहायता से पूर्ण विकसित करने और उत्पादन एवं उपभोग करने के लिए अनुकूलतम हो, वो क्या कहलाती है आपकी अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। देखो साधारण शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो वहां पे किसी क्षेत्र विशेष के अंदर ऐसे संसाधन पर्याप्त मात्रा के अंदर पाए जाने चाहिए जो मानव की क्या है आवश्यकता की पूर्ति कर सके और अधिकतम उपयोग के अंदर आ सके, और मानव का जो जीवन स्तर है वो क्या है आपका उच्च स्तर का प्राप्त हो सके। उस जनसंख्या को क्या है अनुकूलतम जनसंख्या कहा जाता है। देखो पहले तो क्या है आपका अनुकूलतम जनसंख्या उसे कहा जाता है जहां पे ये आपके पर्याप्त साधन जनसंख्या को मिल सके, जो संसाधन मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हो। एक तो वो संसाधन क्या है मानव को आदर्श जनसंख्या के रूप में सामने आते हैं। दूसरा क्या है वो संसाधन मानव के उच्च विकास मानव का जो जीवन स्तर है उसको क्या कर सकते हैं उच्च बना सकते हैं। संसाधन जिन क्षेत्रों में क्या है आवश्यकता से क्या है मानव की आवश्यकताएं हैं वो पूरी कर रहे हैं, जो मानव की क्या है जो जीवन स्तर है संसाधनों की वजह से वो क्या है ऊंचा उठ सके, मानव का जो रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य ये सारी क्या है पूर्ति कर सके, वो ही क्या है आपका अनुकूलतम जनसंख्या है कहलाता है। तो इस तरीके से आदर्श जनसंख्या या अनुकूलतम जनसंख्या एक ही बात होती है, जहां पे आपके संसाधन है वो क्या होते हैं मानव की जो जीवन स्तर है उसको पर्याप्त मात्रा में क्या है ऊपर उठा सके, और दूसरा आपका क्या है अधिकतम जो मानव की आवश्यकताएं हैं उनको क्या है उनकी पूर्ति कर सके, वो ही क्या है आपकी आदर्श जनसंख्या है वो कहलाता है। तो इसके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।